superior, oh, superior. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तलबात अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर नज़ीर शहजाद वाइस कैंपस इंचार्ज सुपीरियर कॉलेज चकवाल। आज डेप्रिसिएशन के इस लेक्चर में मैं रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। यहाँ सबसे पहले अगर पहले क्वेश्चन को आप देखें तो आपको जो पहले क्वेश्चन में है वो पूछ रहा है कि नेम एनी फोर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। कैलकुलेट करने के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कोई से चार मेथड बता दो। आप लोकल बुक में पढ़े या इंटरनेशनल बुक में पढ़े तो डेप्रिसिएशन के जो है वो काफ़ी मेथड दिए हुए हैं जो तकरीबन ये समझे कि 20 से भी अबव हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जो आई काम पार्ट 2 के सिलेबस में और बी काम 1 के सिलेबस में जो दिए हुए हैं मेथड डेप्रिसिएशन के वो टोटल 2 दिए हुए हैं जी। यहाँ जो आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो चार नाम कौन से लिखे हुए हैं। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है जिसको हम कहते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट डेप्रिसिएशन मेथड भी कहते हैं, उसे हम ओरिजिनल कॉस्ट बैलेंस मेथड भी कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा नाम है आपके पास दिया हुआ है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दिया हुआ है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के भी 3 नाम है जी, स्ट्रेट लाइन की तरह। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जो 3 नाम है उसमें कहते हैं दूसरा आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उसके बाद आपके पास कहते हैं रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड है। उसके बाद आपने मजीद ये जो मैंने अभी जो आपको पढ़ाया है मेथड, ये स्ट्रेट लाइन वाला और डिमिनिशिंग वाला, ये आई काम स्टूडेंट ने और बी काम पार्ट 1 के स्टूडेंट ने जो है इनके न्यूमेरिकल भी जो है ना वो सॉल्व करने हैं जी। उसके बाद जो मजीद 2 मेथड अभी मैं मजीद बता रहा हूँ, इसमें कहता है कि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, उसके बाद रीवैल्यूएशन मेथड है जी। ये जो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड और उसके बाद रीवैल्यूएशन मेथड है, ये जस्ट आपने नाम लिखने हैं, इनकी कैलकुलेशन आपने नहीं करनी। इसके ऊपर किसी तरह के आपके न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, ना आई काम स्टूडेंट के लिए आएंगे ना जो बी काम पार्ट 1 स्टूडेंट के लिए आएंगे जी। इसके अलावा और भी मेथड होते हैं। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन का मेथड हो सकता है, डबल डिक्लाइनिंग मेथड हो सकता है। इसके अलावा और बहुत से मेथड हैं, लेकिन उसने 4 मेथड आपको पूछे हैं तो चाकू से अपने पास मेथड लिखने। 2 मेथड तो आपको लाजमी आते होंगे क्योंकि 2 मेथड के तहत तो आपने न्यूमेरिकल करने हैं जी। पहले दोनों मेथड आपको सही करके आते होंगे, बाकी 2 नाम आप मजीद याद रख लें तो इसको कर सकते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि कहता है कि राइट डाउन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कहता है कि 2 ऐसे मेथड बता दो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो ज्यादा मशहूर हैं, जो ज्यादा यूज किए जाते हैं। वो आपके पास जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है और उसके बाद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। यही मेथड आपके सिलेबस में का हिस्सा है और इन्हीं के ऊपर आपने न्यूमेरिकल करनी है जी। सिंपल है, इनको आपने सिर्फ नाम याद रखना है और इनको इसी तरह लिख देना है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें कहता है डिफाइन स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड बच्चे क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको आसान मिसाल देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि पहले पिछले तमाम क्वेश्चनों में मैंने आपको एक मिसाल दी थी प्लांट की जो टोटल कीमत मैंने आपको बताई थी कि अगर 1.5 लाख रुपए का आपने प्लांट लिया है और उसकी जो लाइफ है वो 10 साल है, तो हर साल की जो डेप्रिसिएशन अगर उसको डिवाइड किया जाए लाइफ पे तो 15-15 हज़ार बनती है। इस साल 15 है, अगले साल 15 है, अगले साल 15 है। इसका मतलब है कि इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड, यानी हर साल डेप्रिसिएशन जो होनी है वो आपकी क्या रहती है, सेम रहती है जी, किसी साल चेंज नहीं होती है। ठीक है, चेंज सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है कि उसके जो मंथ यूज है वो 12 ना हो, 6 महीने के लिए इस्तेमाल करें, 5 महीने के लिए इस्तेमाल करें, 4 महीने के लिए इस्तेमाल करें तो डेप्रिसिएशन चेंज हो सकती है, वरना सेम रहती है जी। अगर इसकी डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो इसमें क्या कहते हैं, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर विच द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इक्वली डिवाइडेड ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। मतलब ये है कि आपके पास मैंने अभी बताया कि प्लांट आपके पास 1.5 लाख है और टोटल लाइफ उसकी 10 साल है। 10 साल के ऊपर डिवाइड करोगे तो हर साल की जो उसकी कीमत गिरनी है वो 15-15 हज़ार गिरनी है। शर्त ये होनी चाहिए कि उसका जो मंथ यूज है वो बराबर होनी चाहिए, यानी 12-12 महीने आपने हर साल उससे इस्तेमाल किया। अगर आप उसके महीनों में फर्क डालते हैं तो फिर आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो थोड़ी दूसरे जो साल है उनसे चेंज हो सकती है, लेकिन अगर पर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो वो इक्वल ही रहती है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसलिए मंथ का जो है वो सेम होना ज़रूरी है, यानी साल है तो साल का पीरियड एक होना ज़रूरी है और आपकी डेप्रिसिएशन जो होती है वो बराबर रहती है हर साल। तो इसलिए ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है। अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहते हैं तो आप इस कैलकुलेशन से आप इजीली समझ जा सकते हैं, जो मैं अभी आपको समझाऊंगा कैलकुलेशन, उससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड में डेप्रिसिएशन किस तरह इक्वल होती है, हर साल किस तरह सेम रहती है जी। देखते हैं
एक एक करके आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके। मेथड नंबर 1 जो है वो उसका जो नाम है स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड है। इसके 3 नाम हैं, यानी एक नाम तो इसका स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड, दूसरा उसका है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है और तीसरा उसका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है जी। ये 3 नाम उसके। तो इसका जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, जो फिक्स एसेट के ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं, आसानी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला आप अगर गौर से देखें तो डिप्रिसिएशन बराबर है टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। जो उसकी फिक्स एसेट होता है जिसकी हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टोटल, आपके पास क्या है, ये सैलवेज वैल्यू होती है। यानी आपको पता है कि ये आप जो फिक्स एसेट खरीद के लाए हैं, ये इसकी जब लाइफ खत्म हो जाएगी तो ये स्क्रैप में कितने का सेल होगा, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये कितने का सेल होगा उसको सैलवेज वैल्यू भी कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, उसके बाद इसकी क्या होगी जाती है जी, जो सैलवेज वैल्यू है उसको माइनस करते हैं, उसकी देखी जाती है यूजफुल लाइफ क्या है, यानी वो बिजनेस में कितना अर्से तक इस्तेमाल होना है। जहाँ से वो फिक्स एसेट बन के आया है हमारे पास हो, यानी प्लांट है तो कहाँ से बन गया है, जिस फैक्ट्री से बन गया है उस फैक्ट्री ने बताया होगा कि ये प्लांट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है या आपकी फैक्ट्री में या आपकी मिल्स में जो है ये 10 साल तक काम कर सकता है, या एक मशीन है आपके पास कपड़ा बनाने वाली तो वो 10 साल 20 साल तक काम कर सकती है, तो वो उसकी यूजफुल लाइफ है। इसका मतलब ये है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट में से जब सैलरी वैल्यू को माइनस किया जाता है उसकी टोटल लाइफ पे डिवाइड किया जाता है, तो तब हमारे पास डिप्रिसिएशन आती है जी। बाज़ बात आपके पास मैं आपको बता दूं कि बाज़ बात ऐसा होता है कि क्वेश्चन में आपको यूजफुल लाइफ नहीं बताई जाती, आपको बताई जाती है जी डिप्रिसिएशन रेट बताया जाता है। जब डिप्रिसिएशन रेट बताया जाता है तो उस वक्त थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है, उसमें कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट माइनस सैलरी वैल्यू हो सकती है, अगर आपके पास दिया हो मल्टीप्लाई कर देना है डिप्रिसिएशन रेट जो परसेंटेज में आपके पास गिवन होगा जी। इस तरीके से हम डिप्रिसिएशन को मालूम करने हैं। दूसरी बात ये आप याद रखें कि ये जो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट है इसमें 2 तरह की कॉस्ट होती हैं। एक तो जो आपने जितने का फिक्स एसेट खरीदा है वो है, प्लस उसमें उसको जो एक्सपेंस पे कर रहे हैं उसके ऊपर, यानी जहाँ से आपने ये फर्ज किया कि अमेरिका से ये आपने प्लांट खरीदा है तो आप पाकिस्तान में लाने के लिए जितने एक्सपेंस दे रहे हैं अपनी फैक्ट्री का वो भी इसमें शामिल होते हैं जी। इसका मतलब ये है कि इसमें जो फिक्स एसेट की असल कॉस्ट होती है वो शामिल होती है, प्लस इसमें वो कैरेज शामिल होता है जो आपकी फैक्ट्री तक आपकी ऑफिस तक लाने के लिए पे किया जाता है। तो इसको अगर मैं एग्जांपल से देखता हूँ तो वो मैं कहता हूँ कि फिक्स एसेट की कॉस्ट जो है वो 2 लाख है। कोई फिक्स एसेट आपने खरीदा है उसकी कीमत टोटल 2 लाख है, उसकी जो सैलरी वैल्यू है वो है 50,000 है, तो टोटल लाइफ उसकी 10 ईयर है। ठीक है जी, टोटल लाइफ उसकी क्या है 10 ईयर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीकाकार है वही है टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, यानी 2 लाख माइनस उसमें से क्या आ जाएगी 50,000 आ जाएगी, जो उसकी सैलरी वैल्यू है डिवाइड उसके ईयर पे हो जाएगा। टोटल अगर इनको माइनस किया जाता है 2 लाख में से 50,000 को माइनस किया जाता है तो 1.5 लाख बचता है। 1.5 लाख को उसकी टोटल लाइफ यानी 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपकी जो हर साल की जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगी वो आपके पास क्या होगी जी 15,000 चार्ज होगी। ये 15,000 डिप्रिसिएशन हर साल सेम चार्ज होनी है। जब सेम चार्ज होनी है तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, यानी 15,000 इस साल है, 15,000 अगले साल है, 15,000 अगले साल है, तो उसकी जो हम डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम भी अगर बनाते हैं तो इसकी जो ग्राफ होता है बिल्कुल वो सीधा होता है जी। इसीलिए इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसको कहते हैं जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन का। इसको अगर देखते हैं तो इसमें कहता है कि डिफाइन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या चीज़ होती है बच्चे, याद रखना कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि हर साल आपकी डिप्रिसिएशन सेम रहती है, जबकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल आपकी डिप्रिसिएशन जो होती है वो चेंज होती है। क्यों और किसकी वजह से चेंज होती है याद रखना बच्चे। इसमें ये होता है कि पहले साल डिप्रिसिएशन सेम होती है जिस तरह हम स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन मेथड में लेते हैं, वो क्या होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट के ऊपर हम चार्ज करते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या होता है कि जो पहले साल की डिप्रिसिएशन होती है उस टोटल कॉस्ट जो एसेट की होती है उसमें से माइनस करने के बाद हम बुक वैल्यू लेके आते हैं। बुक वैल्यू क्या होती है याद रखो कि बुक वैल्यू बराबर होती है टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन। अकामुलेटेड डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आप तक जो होल डिप्रिसिएशन हुई है उसको माइनस करना है। तो ये है कि अगर दूसरे साल चार्ज करते हैं तो क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस पहले साल की डिप्रिसिएशन जो होगी उसके बाद जो जवाब आता है उसके ऊपर आपने परसेंटेज को कैलकुलेट करना है जो उस साल की डिप्रिसिएशन है।
तीसरे साल भी क्या होना है कि तीसरे साल टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट होती है, उसमें से पहले साल की डिप्रिसिएशन को माइनस करना है, दूसरे साल की डिप्रिसिएशन को माइनस करना है, मल्टीप्लाई कर देना है जी उसकी परसेंटेज को, ताकि उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। बुक वैल्यू के ऊपर याद रखना कि हमेशा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है, जबकि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज होती है डिप्रिसिएशन। और ये फ़र्क है स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। अगर इसकी आप डेफिनेशन को गौर से देखते हैं तो इसमें क्या कहता है, द मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इन विच एसेट इज डिप्रिसिएट एट फिक्स परसेंटेज ओवर रिटर्न, आपके पास क्या है जी, ओवर रिटर्न डाउन आपके पास वैल्यू ऑफ एन एसेट। या मतलब ये है कि इसमें आपके पास परसेंटेज दी होती है, एक फिक्स परसेंटेज दी होती है कि 10% या 20% या 5% आपकी डिप्रिसिएशन होती है, जबकि दूसरे वाले में क्या दिया होता है, उसमें आपके पास ज़्यादातर जो होता है वो उसकी टोटल लाइफ दी जाती है, आप लाइफ के ऊपर डिवाइड करते हैं तो तब आपके पास वो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसमें भी आपके पास जो परसेंटेज दी होती है, लेकिन परसेंटेज दी भी हो तो वहाँ डिप्रिसिएशन जो होती है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज की जाती है जी। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो समझने के लिए मुझे ये जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। कैलकुलेशन अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। डिप्रिसिएशन का मेथड नंबर 2 में अभी आपके साथ जो है वो शेयर करते लगा हूँ। इसके अगर देखे जाए तो 3 नाम हैं। सबसे पहले बच्चे इसको कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं जी, उसके बाद इसको कहते हैं रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड भी कहते हैं बच्चे, इसके बाद कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं जी। इसके फार्मूला बच्चे पहले साल और होता है, उसके बाद बाकी तमाम सालों के लिए फार्मूला चेंज हो जाता है। इसमें मोस्टली आपको जो है एसेट की फिक्स एसेट की जो होती है वो टोटल लाइफ नहीं बताई जाती है, फिक्स एसेट की टोटल लाइफ नहीं बताई जाती, और उसकी जगह आपको लाजमी तौर पे आपको बताता है कि डिप्रिसिएशन रेट बताता है बच्चे। यहाँ अगर पहले साल में फार्मूला देखा जाए तो ये सेम फार्मूला है आपका जैसे आपने स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड में यूज़ किया था कि डिप्रिसिएशन बराबर है टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट है माइनस उसमें से सैलवेज वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो वो माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई कर देना आपने डिप्रिसिएशन रेट, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देना डिप्रिसिएशन रेट आपको दिया होगा क्वेश्चन में। जबकि पहले साल ये फार्मूला इस्तेमाल होना है, लेकिन पहले साल के अलावा बाकी तमाम सालों में ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो गया, डिप्रिसिएशन बराबर है, यहाँ मैंने एक बड़ी ब्रैकेट दे के उसके अंदर छोटी ब्रैकेट में मैंने आपको लिख दिया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट माइनस सैलवेज वैल्यू, जब इसको माइनस किया जाता है सैलवेज वैल्यू में से इसमें से माइनस कर दिया जाता है अकाउंटेड डिप्रिसिएशन। अकाउंटेड जो डिप्रिसिएशन है इसको कहते हैं हम सिंपल अल्फाज में ओल्ड डिप्रिसिएशन। कौन सी ओल्ड डिप्रिसिएशन, ऑल ईयर ओल्ड डिप्रिसिएशन, पिछले तमाम साल की जो अब तक डिप्रिसिएशन हो चुकी है उसको हम अकाउंटेड डिप्रिसिएशन कहते हैं। और इसको जब इसमें से माइनस कर दिया जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट में से, और जब सैलवेज वैल्यू को माइनस करते हैं तो उस वक्त इसको भी माइनस किया जाता है। उसके बाद जो जवाब आता है उसके ऊपर आप डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो कि हर साल इस पहले साल के अलावा बाकी तमाम हर सालों में आप यही फार्मूला अपनाते हो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, तो इस एग्जांपल के मुताबिक जो है मैंने आपको बताया कि फिक्स एसेट की जो कॉस्ट है वो 2 लाख है, जैसे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में यही एग्जांपल दी थी उसी को मैं आगे लेके चल रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पर कहते हैं सैलवेज वैल्यू उसकी 50,000, डिप्रिसिएशन रेट उसका 10% है। यहाँ पर पहले साल देखा जाए तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो तरीकाकार है, डिप्रिसिएशन बराबर है जो उसकी टोटल कॉस्ट है माइनस उसमें से क्या कर दिया आपने सैलवेज वैल्यू को माइनस कर दिया जी, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया डिप्रिसिएशन रेट। जबकि दूसरे साल जो है वो आपने ये फार्मूला नहीं इस्तेमाल किया, ये वाला है नहीं, ये फार्मूला दूसरे साल इस्तेमाल नहीं किया, ये सिर्फ पहले साल इस्तेमाल किया, दूसरे साल फार्मूला आपका चेंज हो गया, दूसरे साल जो फार्मूला इस्तेमाल हुआ है वो आपका ये वाला फार्मूला इस्तेमाल हुआ है जी। इसमें देखा जाए तो डिप्रिसिएशन है माइनस डिप्रिसिएशन बराबर आपके पास आ जाती है जो उसकी टोटल कॉस्ट फिक्स एसेट थी उसमें से माइनस आपने सैलवेज वैल्यू काट दी है, और माइनस उसकी जो है अकाउंटेड डिप्रिसिएशन जो पहले साल आई हुई थी उसको माइनस किया थी, उसको माइनस किया, जो जवाब आया वो आया 1,35,000 है, उसका 10% दिया है तो उस साल उसकी डिप्रिसिएशन क्या आ गई है 13,500 आ गई जी सेकंड ईयर। जबकि इसी तरह हम थर्ड ईयर लेंगे तो याद रखिएगा कि थर्ड ईयर जब लेंगे तो यहाँ 15,000 के साथ ये जो 13,500 है ये इसको भी माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा उसके ऊपर हमारी थर्ड ईयर की डिप्रिसिएशन आएगी। इसी तरह फोर्थ ईयर की डिप्रिसिएशन भी ये आएगी कि जो आपके पास फर्स्ट ईयर की डिप्रिसिएशन है उसको भी माइनस करना है, सेकंड ईयर को माइनस करना है, थर्ड ईयर की डिप्रिसिएशन को माइनस करना है, जो जवाब आएगा यानी उस जवाब को हम कहते हैं बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू आएगी उसके ऊपर आपने 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है जी।
ये डिप्रिसिएशन का मेथड नंबर 2 है, जिसे हम कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रेट ऑफ बैलेंस मेथड करते हैं। इसको मैंने कैलकुलेशन के जरिए भी आपको अच्छे समझा दिया है ताकि आपको इजी समझ आ सके। नेक्स्ट आप क्वेश्चन को देखते हैं तो कहता है डिफाइन फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन क्या चीज होती है? फ्लक्चुएशन होती है कि किसी चीज की कीमत कभी हाई भी हो सकती है, कभी लो भी हो सकती है। यानी कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, चाहे रिसर्च है चाहे प्रोडक्ट है, तो वो मार्केट में उसकी कभी डिमांड ज़्यादा होती है। जब डिमांड ज़्यादा होती है तो हो सकता है कि उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। कभी उसकी डिमांड कम होती है तो उसकी जो है वो कीमत कम हो जाती है। तो इस वजह से जो होता है, जैसे आप जो है पेट्रोल को देख सकते हैं कि जब उनकी डिमांड ज़्यादा होती है तो वो पेट्रोल की जो है ऑटोमेटिकली कीमतें ये बढ़ा देते हैं। या जिस तरह चीनी वाले हैं तो चीनी के सेक्टर में आप चले जाएँ तो उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। आप आटे की देख लें तो आटे की कीमतें बढ़ जाती हैं जब ज़रूरत होती है, क्योंकि बेसिक जो ज़रूरत की अशिया हैं उनकी जब आपके पास प्रोडक्शन कम होगी तो उनकी कीमतों को ऑटोमेटिकली बढ़ा दोगे। जब उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मार्केट में ज़्यादा माल आ जाएगा, तो फिर उनकी ऑटोमेटिकली कीमतें कम कर दोगे। तो ये होता है कि किसी चीज़ में आपके पास कमी भी हो सकती है और वो बढ़ भी सकती है, फ्लक्चुएट होती है। मार्केट में एक जगह पे नहीं रुकी होती कि फर्स्ट गए कि 100 रुपये है तो 100 रुपये में रहेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता। फ्लक्चुएशन में यही होता है कि ये आपकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। अगर आप डेफिनेशन को बहुत से देखते हैं तो इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ए से ड्यू टू आपके पास राइज एंड फॉल इन इकोनॉमिक आपके पास कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है उनकी वजह से, जैसे पॉलिटिकल कंडीशन होती है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर ज़्यादा जो है 2-3 साल के अंदर मूव होती हैं, उसके बाद आपके पास बाकी भी ऐसे फैक्टर हैं, जैसे जो इंटरनेशनल लोग हैं उनका आपकी कंट्री के ऊपर इत्मीद है और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस वक्त भी आपके पास ये जो कंडीशन चेंज हो जाती हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो उस वक्त भी आपके पास चेंज हो सकती हैं। अगर आपके पास एजुकेशन सेक्टर वीक है तो उस वक्त आपके पास जो प्रोफेशनल लोग हैं, इंजीनियर हैं, वो आप प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी ये फैक्टर पे असर पड़ सकता है। तो इस वजह से जो आपके पास है जो इकोनॉमिक कंडीशन है ये अहम किरदार अदा करते हैं जी। आज के इस लेक्चर में आपने डेप्रिसिएशन के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये 100% समझ आ गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को हम पढ़ेंगे और आपको बड़े अच्छे तरीके से इसी तरह समझ आएगी जी। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे और मेरे लिए दुआ कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।